Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's tutorial, we will going to cover the unit of understanding diversity and we're going to cover all these topics. So let's start. And first we'll see the concept of diversity. So what is diversity? Diversity is a concept referred to all the ways by which humans are different. तो क्या है ये एक ऐसी अवधारणा है जो सभी तरीकों को रेफर करती है जिनसे हम जो है ह्यूमंस डिफरेंट है. It helps us to understand the uniqueness of individuals and concede differences, right? ये क्या करती है हमें किसी जो व्यक्तियों की विशिष्टता को समझने और जो मतभेद होते हैं उनको स्वीकार करने में मदद करती है, राइट? एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द concede differences, रिस्पेक्ट करते हैं हम उनके मतभेदों को कि उनमें कोई डिफरेंसेस है तो सभी डिफरेंसेस रिस्पेक्टफुल है. ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंस बुरा है या कोई डिफरेंस अच्छा है, राइट? वो अपनी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी होती है. इसमें उन मतभेदों के प्रति स्वीकृति और सम्मान स्वीकृति भी होती है और सम्मान भी होता है जो मानवता के लिए वास्तविक है. और इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स एम्ब्रेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, रेस, रिलीजन एटसेट्रा, राइट? दैट इज़ जाति, रंग, लिंग, नस्ल, धर्म आदि की परवाह किए बिना हम सभी मनुष्य को जो है उनके साथ रहना सीख जाते हैं. उनको गले लगाना यहाँ पे हम सीख जाते हैं, मतलब गले लगाना इन द सेंस फ्रेंडशिप करना हम सीख जाते हैं. ओके, ये क्या करती है? इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर दीज डिफरेंसेस इन एन पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशंस एंड द वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल्स. ये हमें क्या देती है? एक्सप्लोर करते हैं हम इससे पॉजिटिव अपने एनवायरनमेंट को और इससे हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो वैरायटी है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे, हम उनको समझ सकते हैं, इसमें उनके डायमेंशंस को समझ सकते हैं. इट डज नॉट मीन इक्वालिटी बट ऑल्सो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिटी एंड हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट. और वन कैन से दैट डाइवर्सिटी हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब डाइवर्सिटी का एक खुद का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, राइट? समझते हैं यहाँ पे कि क्या है. ये सकारात्मक माहौल देती है हमें, ठीक है. हमें पता है कि हमारे अंदर डिफरेंसेस है, सामने वाला बंदा मुझसे अलग है, ठीक है. हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसके अंदर कुछ और यूनिकनेस है, मेरे अंदर कुछ और है, तो हमें उन अंतर का पता लगता है. लेकिन हम फिर भी क्या रहते हैं? एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव तरीके से हम रहना सीख जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में. और यह व्यक्तियों के भीतर विविधता के आयामों को समझने के बारे में है, राइट? कि सामने वाला व्यक्ति, मैं उसके डायमेंशंस को, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकती हूँ. इसका मतलब केवल समानता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुझे केवल इक्वालिटी चाहिए कि उसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, नहीं, बल्कि विविधता की विभिन्न विशेषताएं भी. इक्वालिटी नहीं है, अब उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसकी कुछ और विशेषताएं हैं, मेरी की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? तो इसकी अपनी एक अवधारणा है, ये कोई कह सकते. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है इसका खुद का ही एक सेट ऑफ रूल्स है, राइट? जिसमें हम किसी व्यक्ति को डिफाइन करते हैं, राइट? द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ यूनिकनेस इन आवर सोसाइटी. हम इसे क्या देख सकते हैं? कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में, तो हम उसकी यूनिकनेस देखते हैं कि उसमें क्या ऐसा यूनिक है जो हमारे में नहीं है, राइट? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, एनवायरनमेंट एंड द कल्चर इन आवर सोसाइटी. तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो एक इंटरडिपेंडेंस होती है ना ह्यूमैनिटी, एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच हमारी सोसाइटी, हम उसको देख सकते हैं ड्यू टू डाइवर्सिटी. इट इंक्लूड्स द रिलेटिंग क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, ठीक है. मतलब जो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है, हमारी इंडिविजुअलिटी में नहीं है, वो किसी और में है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होते हैं. एंड आउटसाइड द कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में नहीं है लेकिन वो किसी आउटसाइड की कम्युनिटी में, टू विच वी बिलोंग टू, बट प्रेजेंट इन अदर कम्युनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स, ठीक है. कुछ ऐसे यूनिकनेसेस जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है लेकिन दूसरी कम्युनिटी में है. द डाइवर्सिटी कैन बी सेक्स, रेस, एज, क्लास, जेंडर, लोकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वर्क स्टेटस, आइडियोलॉजी, एथेनिसिटी एटसेट्रा, राइट? तो वो डाइवर्सिटी जो है कुछ भी हो सकती है, ठीक है. लिंग, जाति, आयु, वर्ग, ठीक है, स्थान, वित्तीय पृष्ठभूमि, कार्य की स्थिति क्या है, विचारधारा कैसी है, जाति कैसी है, तो ठीक है, वो इनके किसी के भी बेस पे हो सकती है. एंड what is the fact that diversity is full of understanding and acknowledging, ठीक है. हमें डाइवर्सिटी सभी एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही है, ठीक है, कि हम कैसे देखते हैं अपने एनवायरनमेंट को, जो चीज़ें हमसे अलग हैं हम उनको कैसे देखते हैं, कैसे एक्नॉलेज करते हैं द डिफरेंसेस between individuals. It aims to educate
us about the differences and helps us to create healthy environment for everyone, right? तो ये हमें एडुकेट करती है कि हम डिफरेंसेस से अवेयर हों और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें सभी के लिए, राइट? ताकि हम मतभेदों के बारे में शिक्षित रह सकें और सभी के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने में एक मदद कर सकते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जेंडर डाइवर्सिटी। तो जेंडर डाइवर्सिटी मतलब जेंडर यहाँ पे डिफरेंट होगा। इट रेफर हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट जेंडर आर रिप्रेजेंटेड देयर यूनिकनेस क्वालिटीज़, ठीक है? तो आपने देखा होगा ना जेंडर के बेस पे भी हम काफ़ी क्वालिटीज़ का, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे द टर्म ऑफन यूज टू रेफर द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू जेंडर, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है? मेल और फीमेल होते हैं सोसाइटी में, तो ये क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है? डिफरेंसेस हैं दोनों में। It represents different sexes in society, right? In our society, some activities are predominantly overrepresented by one category and other one is underpressed, right? तो हम ऐसे दिखाते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग हैं, एक पर्टिकुलर सेक्स के लोग हैं, वो किसी काम को ज़्यादा डोमिनेटली कर रहे हैं और जो दूसरे जेंडर के लोग हैं वो उसको अंडर रिप्रेजेंटेड कर देते हैं हम कई टाइम, ठीक है? तो जैसे लाइक इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ओवर रेटेड रिप्रेजेंटेड इन हाउस होल्ड। तो हम वुमेंस को जो है हाउस होल्ड में ओवर रेटेड करते हैं, ठीक है? उनको मतलब बिल्कुल हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है कि भाई घर के काम में जो है वही ज़्यादा अच्छा कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, भाई कोई भी कर सकता है वो तो, राइट? अ मैन कैन ऑल्सो डू दैट एंड मेन आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन आउटसाइड वर्क। और हमने क्या दिखाया है अपनी सोसाइटी में, जैसे एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी हम जिसको बोल सकते हैं कि जो है फीमेल जो है घर का काम करती है, हाउस होल्ड वर्क को ओवर रिप्रेजेंट करती है, और जो मेन है वो आउटसाइड वर्क को ओवर रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये ट्रू तो नहीं है, ठीक है? तो ये जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे बताया हमने, राइट? लेकिन हो तो इसका उल्टा भी सकता है ना, कि कोई मैन भी अच्छे से हाउस होल्ड कर सकता है और कोई फीमेल भी अच्छा से अपना आउटसाइड वर्क कर सकती है, राइट? द स्टडी ऑफ नेशनल कल्चर this as gender egalitarianism, defined as a degree to which an organization minimizes the gender role differences along the prompting gender equality. Our roles are also decided according to gender in society. तो जो हमारे रोल्स है वो जेंडर में हमारे सोसाइटी में वो एक हमारे जेंडर को देख के हम बोल सकते हैं कि वो डिसाइड करते हैं, राइट? तो जेंडर मतलब लैंगिक और डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे विविधता, ठीक है? तो लैंगिक विविधता के बारे में हमने बात की, ठीक है? ये क्या अद्वितीय गुणों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? ये शब्द अक्सर अपने समाज में यानी पुरुषों और महिलाओं के अनुसार, ठीक है, जो जेंडर्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है? जैसे कुछ गतिविधियों को मुख्य रूप से एक वर्ग द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है, राइट? जो हमने बोला ना ओवर रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरे को कम किया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए बोला जाता है कि भाई वो ज़्यादा अच्छे से करती हैं, उनको आता है, और पुरुषों को हम क्या सोचते हैं कि वो जो है बाहर का कार्य अच्छे से करते हैं, राइट? तो ये हमने ओवर रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे सेक्स के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग काम को, राइट? और जो हमारी काइंड ऑफ भूमिकाएं हैं जो हमारी समाज में, सोसाइटी में, हम बोल सकते हैं कि वो हमारी किसके बेसिस पे होती हैं? हमारी एक जेंडर के बेस पे होती हैं, ठीक है? सच आता है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज की जो विविधता है उसके बारे में देख लेते हैं। सो इट इज़ कंसर्न विद द एबिलिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है? जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिकेशन के लिए अपने सोसाइटी में, उनकी बात करता है। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कल्चर एंड प्लेसेस। तो डिफरेंट जो कल्चर होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ कंट्री विद कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो इंडिया है यहाँ क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी होगी। where some languages are constitutionally accepted while others were spoken by large number of people whether or not they are recognized officially। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पर्टिकुलरली, राइट? ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वही वाली लैंग्वेज बोली जाती है। सो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे 23 लैंग्वेजेस है, राइट? बट इन टोटल जो हमारी इंडिया में 35 लैंग्वेजेस जो है बोली जाती हैं बाय मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दीज लोकल लैंग्वेजेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद देयर ऑन स्क्रिप्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल असम्पशंस। सो जो ये लैंग्वेज होती है ना, एक किसी कल्चर की ना खुद के स्क्रिप्ट्स और उनके स्ट्रक्चर पे बेस होती है, जो उनकी कल्चर के असम्पशंस होती है, राइट? तो ये हमने की यहाँ पे भाषा की विभिन्नता, ठीक है? जो हमने दिखा कि संविधान में तो 23 भाषाएं, लेकिन जो हमारे इंडिया में कितने हैं? 35 है, ठीक है?
ये हम क्या देखते हैं, इससे संबंध देखते हैं हमारे समाज में विभिन्न भाषाओं की क्षमता और अभ्यास से है, जो इसका मीनिंग है, राइट। और जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, ये क्या है, इनकी खुद की लिपियाँ होती है, खुद की संरचना होती है और खुद की सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ ये होती है, राइट। कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर हो गए हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द ट्रेडिशन एंड डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, जो हमारे डिफरेंट आस्पेक्ट्स है लाइफ स्टाइल के, ठीक है, कि हमारे कल्चर में कैसा है, तो वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाती है जो हम शेयर करते हैं सोसाइटी के साथ। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक हमारी जो थिंकिंग होगी, फीलिंग होगी, हमारा बिहेवियर हो गया, हमारे बिलीव्स हो गए, राइट। तो वो सब क्या आता है, हमारे कल्चर में आता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच वी ट्रांसमिट फ्रॉम आवर जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमारा कल्चर ही तो है जो हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे जो हम फेस्टिवल बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे फिर उनको सेलिब्रेट करें, हम उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो सभी कल्चर को लेके उनके अपने बिलीव्स होते हैं, राइट, जो वो अपनी सक्सेसर जनरेशन को देते हैं, राइट। सो लैंग्वेज, बिलीव्स, रूल्स, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं उनके, इवन द बिहेवियरल थिंग्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एज इट इज़ द बेस फ्रॉम वे वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर थॉट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। जो एक कल्चर ही होता है जहाँ से हमारे थॉट्स और बिहेवियर जो है बनना स्टार्ट होता है। इट शेप अप आवर पर्सनैलिटी, द वे वी कम्युनिकेट, थिंकिंग एबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कल्चर पे डिपेंड करती है। इट इज़ एन कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ आर माइंड एम्बेडेड बाय आर कल्चर, ठीक है। कलेक्टिव प्रोग्रामिंग होगी ये जो हमारे माइंड में होती है अपने कल्चर के, ठीक है। आर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट्स इन आर कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ओपिनियन मेकिंग, ठीक है। जो हमारा कल्चर है तो वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थिंकिंग में, हमारे ओपिनियन में, राइट, कि हमारे कैसे ओपिनियन होंगे, कैसा पर्सपेक्टिव होगा, हमारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देखा सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। ये क्या है, समाज द्वारा साझा की जाने वाली परंपराओं और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करती है। अपनी सोच, भावनाएं, व्यवहार, मान्यताएं, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, राइट। ये हमारे समाज का हिस्सा है जो हम अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं, लाइक भाषाएं, मान्यताएं, नियम होगी, हमारी परंपराएं होगी, यहाँ तक कि जो हमारा बिहेवियर, हमारे व्यवहार संबंधित चीज़ होती है, वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती है। हम अपनी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि यही वह आधार है, बेस प्रोवाइड करती है हमें, जहाँ से हम अपने विचारों को और व्यवहार का निर्माण शुरू करते हैं। हमारे व्यक्तित्व, संवाद करने के तरीके, सोचने की क्षमता, संघर्ष का समाधान, समस्या सुलझाने का कौशल है, जो सभी हमारा इसी से डेवलप होता है, हमारी संस्कृति से। हमारी संस्कृति के द्वारा ही हमारे दिमाग का एक प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली, ठीक है। हमारी संस्कृति से हमारे इतिहास और परंपराएं जो होती हैं वह हमारे सांस्कृतिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और राय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। सो इट रेफर्स टू द वेरिएबल इन आर सोसाइटी दैट क्रिएट्स डिफरेंसेस इन आर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, लाइक वो कैसे हो सकते हैं, एज के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रेस जो होगी, जोग्राफिकली डिफरेंट डाइवर्सिटी हो जाएगी, रिलीजन हो जाएगा अलग, कल्चर हो जाएगा, पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, प्रोफेशनल वर्क्स जो है वो अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हमारे सोसाइटी में ही तो इंक्लूड होते हैं। सो इट अफेक्ट्स ओवरऑल ह्यूमन फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो ये हमारी फिजिकल और साथ साथ में हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। वे सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी लेट्स लोअर एजुकेशन, पोवर्टी एंड पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस अल्टीमेटली अफेक्ट आवर सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। तो अगर हमारी सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है वो वीक है, ठीक है, वे सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी लीड्स लोअर एजुकेशन, पोवर्टी, अगर वहाँ पे हमें लो एजुकेशन मिली, ठीक है, पोवर्टी देखने को मिली, पुअर एनवायरमेंटल हमारी कंडीशंस रही है, तो ये हमारी सोसाइटी को बहुत अफेक्ट करेगी, राइट। द इनइक्विटीज़ इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लेड्स टू डिफरेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि उससे हमारे जो रिसोर्सेज है उनमें की अवेलेबिलिटी में इश्यूज आएगा, ठीक है। सारे रिसोर्सेज, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ तो नहीं कर सकते ना, राइट। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उससे क्या होगा, हम यूज़ नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हमारे यहाँ पर डिक्रीज़ होगी। वी आर लिविंग, जो हम जी रहे हैं, राइट। इन एन जियोग्राफिक एरिया, एज, जेंडर, अथेंटिसिटी एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स आर द मेन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो ये मेन टाइप होते हैं हमारे सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के। Different people have different view of on life and different experiences that shape up their different personalities, ठीक है।
उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटीज़ को शेप अप करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा सामाजिक आर्थिक विविधता। ठीक है, ये उन चरों का संदर्भित करता है जो हमारे समाज में मतभेद पैदा कर देते हैं, जैसे उम्र हो गया, लिंग हो गया, नस्ल होगी, भूगोल हो गया, हमारा धर्म हो गया, हमारी संस्कृति होगी, व्यक्तिगत और व्यवसायिक विविधताएं हो सकती हैं। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित समग्र मानव कामकाज को भी प्रभाव करती है। ठीक है, हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसको भी इफेक्ट करती है। जहाँ समाज आर्थिक विविधता कम शिक्षा की ओर ले जाती है, जहाँ अगर हमारी कंडीशन ही ऐसी है कि वो कम शिक्षा हमें मिल पा रही है, ठीक है, गरीबी है या ख़राब पर्यावरण की स्थितियाँ हैं, तो वो क्या है, हमारे पूरी सोसाइटी को, हमारे समाज को प्रभावित करती है। जो धन वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मनी का, तो उसकी असमानता के कारण क्या होता है, संसाधनों की उपलब्धता में कमी आती है, गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, हम जी रहे हैं उसमें फ़र्क आता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में उम्र, लिंग, जातीयता और वित्तीय पृष्ठभूमि विविधता के मुख्य कारण है। ये जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है, राइट। अलग अलग लोगों के जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग अनुभव होते हैं, तो सबका ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, तो अलग व्यक्तित्व को आकार देते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनैलिटीज़ को। फिर आ जाता है हमारा डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी, राइट। इट मीन्स बीइंग इंक्लूसिव विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो पर्सन है उसको कोई डिसेबिलिटी, या वो फिजिकल हो या फिर वो मेंटल हो। अनफॉर्चुनेटली disabilities were not included in conversation always, and people with disabilities had to face discrimination and marginalization, right। तो उनको discrimination वाली जो फीलिंग उनको फेस करनी पड़ती है, बट वी कैन ब्रेक डाउन दिस बैरियर्स बाय इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज डिस्कशन, बिकॉज सम पीपल मे कंसिडर डिसेबिलिटीज एज अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन एन डिफरेंस। तो ये क्या है, एक टाइप की डाइवर्सिटी ही है। हमें इसको जो ये दिखाया ना कि इसको नेगेटिव बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, राइट। जो डिसेबिलिटीज़ है इनको एज अ नेगेटिव कैरेक्टर हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक डाइवर्सिटी तो होगी, वो बंदा हमारे से ऐसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिटी, राइट। तो हमें इनको नेगेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ना देखते हुए एक डाइवर्सिटी की तरह देखना चाहिए। ओके, सो इसका एक एक्ट भी है, ठीक है, अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990। डिसेबिलिटी इज एन फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट देन substantially लिमिट्स वन और मोर मेजर लाइफ इवेंट्स, ठीक है, जो लिमिट कर देती है, या एक कुछ ऐसे काम जो है हम नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। A disability is a condition judged to be significantly impaired relative to the usual standard of the individual or group, right? This term is used to refer to individual functioning, including physical impairment, sensory impairment, cognitive impairment, and intellectual impairment, mental illness, and various types of chronic disease. तो ये जो है सारी हमारी किस में आ जाती है, डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड हो जाती है। तो जो विकलांगता विविधता हमने की, ठीक है, तो ये क्या है, विकलांग व्यक्ति के साथ समावेशी होना है। दुर्भाग्य से विकलांगों को हमेशा बातचीत में शामिल नहीं किया जाता, और उसको हम कैसे देखते हैं, एक नकारात्मक विशेषता मानते हैं। तो जो अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट है 1990, उसके अकॉर्डिंग क्या है, विकलांगता एक शरीर का या मानसिक हानि होती है, या तो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, या वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जो हम नहीं कर पाते। ये एक से एक प्रमुख जो गतिविधियाँ होती हैं जो हम सीमित कर देते हैं, लिमिट लग जाती है, राइट। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष काफ़ी हद तक विकलांग माना जाता है। इस शब्द का उपयोग व्यक्तिगत कामकाज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें शारीरिक हानि, संवेदी हानि, संज्ञात्मक हानि, बौद्धिक हानि, मानसिक बीमारी और विभिन्न प्रकार की पुरानी बीमारियां शामिल हैं। तो ये थी हमारी विकलांगता विविधता, राइट। So disability is understood as a multidimensional experience for person involved, ठीक है, एक multidimensional experience होता है। There may be some effects on body parts and on organs that can affect a person's participation, ठीक है। तो ये क्या, जो डिसेबिलिटीज है वो पार्टिसिपेशन को तो इफेक्ट करती है। अगर वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, कोई पर्सन डिसेबल है, तो ठीक है, तो उसका पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम रहेगा। हाउएवर देयर आर 3 मेजर डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी एज बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। फिर आ जाता है एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे
3 डायमेंशन में डिसेबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। These classifications also helps us to recognize the physical and social environmental factors in affecting disability outcomes। ठीक है, तो इससे हम जो फिजिकल या सोशल एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं डिसेबिलिटी के, उनके आउटकम्स को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो विकलांगता को इसमें शामिल व्यक्ति के लिए एक बहुआयामी अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। शरीर के अंगों और अंगों पर कुछ प्रभाव हो सकते हैं जो जीवन के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की भागीदारी को प्रभावित करते हैं। हालांकि विकलांगता के 3 प्रमुख आयाम है: शारीरिक संरचना और कार्यप्रणाली, ठीक है, कि फिजिकल स्ट्रक्चर में या उसकी कार्य करने में कोई यहाँ पे लेग रह गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गतिविधि प्रतिबंधन है या कोई भागीदारी प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हमें विकलांगता परिणामों को प्रभावित करने वाले भौतिक और सामाजिक पर्यावरणीय कारकों को पहचानने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है डाइवर्सिटी इन लर्निंग एंड प्ले, जो हमारे सीखने और खेलने में डाइवर्सिटी कैसे है, राइट। सो डाइवर्सिटी इन लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग में कैसे लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है, हमारे डाइवर्सिटी में आ जाते हैं। एंड प्लेइंग हैबिट्स, ठीक है, हमारे लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं सबके, खेलने की हैबिट्स हमारी अलग होती है ऑफ चिल्ड्रंस। इट शोज वेराइटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड देयर प्री प्रेफरेंसेस। इट इंडिकेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स सच एज ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स एंड लॉजिकल लर्नर्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लर्नर कितने टाइप के होते हैं, जैसे किसी को सुन के ज़्यादा अच्छा याद रह जाता है, किसी को देख के अच्छे से मेमोराइजेशन हो जाती है, कोई बॉडी की मूवमेंट ऐसे कर देता है जो हमसे नहीं होती है, कोई लॉजिकल सोचता है। ठीक है, तो ये सब क्या होगी हमारी लर्निंग डाइवर्सिटी होगी। सीखने की विविधता का तात्पर्य यहाँ पे बच्चों की सीखने की शैली और खेलने की आदतों से है। यह सीखने की विभिन्न शैलियों और उनके खेल प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ठीक है, कि उनको कैसे कौन से गेम की उनकी प्रेफरेंसेस रहती हैं। ठीक है, यह विभिन्न सीखने की शैलियों को इंगित करता है, जैसे श्रवण शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी और तार्किक शिक्षार्थी, राइट। फिर आ जाते हैं ऑडिटरी लर्नर। तो ऑडिटरी लर्नर क्या है, जिनको अगर हम कुछ बोले तो उनको सुन के ज़्यादा लर्निंग होती है। ठीक है, लर्नर्स वो लर्न बेस्ट टू हियरिंग, वो जब अपना बेस्ट कब लर्न कर सकते हैं, हियरिंग से। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। दे रिस्पॉन्ड वेल टू द वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर्स। ठीक है, जो वर्बल इंस्ट्रक्शन या लेक्चर होते हैं उनमें वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। दे माइट बी इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑन टेप, जो बुक्स होती है टैप पे, ठीक है, जो लिसनिंग मटेरियल होता है बेसिकली, उनको ये काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक, उनको अच्छे से अडेप्ट करते हैं। दिस ऑडिटरी लर्नर्स कैन परफॉर्म गुड इन ऑरल एग्जाम। तो ये जो है ऑरल एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको सुनने को मिलता है, तो सुनने की इनकी जो है ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। फॉर दीज लर्नर्स टीचर रिक्वायर्ड टू हैव rhythmic memory aids such as acronyms and rhymes। ठीक है, तो श्रवण शिक्षार्थी हमने देखा है यहाँ पे जो सुनने के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा अपनी लर्निंग कर सकते हैं। जैसे टेप पे पुस्तकें या सुनने की सामग्री है तो उनमें इनकी ज़्यादा रुचि हो सकती है। मौखिक परीक्षाओं में ये अपना बेस्ट दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा विजुअल लर्नर्स। विजुअल मतलब कोई विजुअल दृश्य देख कर सीखना, राइट। दिस टाइप ऑफ लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द इमेजेस और व्हाट दे सी। तो ये इमेजेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। ठीक है, उससे इनको ज़्यादा लर्निंग होती है। दे कंटेन्स इंफॉर्मेशन द बेसिस ऑफ इमेजेस दैट दे हैव क्रिएटेड इन देयर माइंड। ठीक है, तो वो इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और उनके भी हाफ पे जो है उनकी इंफॉर्मेशन होती है उनके माइंड में, राइट। The sitting positions of visual learners must be in their first two, so that they create the images or the content delivered, whether it is on the board or any diagram or chart। तो जो विजुअल लर्नर्स है हमें प्रेफर करना चाहिए कि वो क्लास में सबसे आगे बैठे। ठीक है, ताकि उनको अगर हम बोर्ड पे भी कोई डायग्राम बना रहे ना तो उनका विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके। वो ठीक है, वो उस इन्फॉर्मेशन को पूरा अपने अंदर ले पाएँ। ठीक है, विजुअल लर्नर स्टूडेंट्स वर कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर नोट मेकिंग एज टू डिफाइन एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन थ्रू एन इमेज डायग्राम। तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो विजुअल लर्नर्स होते हैं बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छे से दिखाएंगे आपको। ठीक है, विजुअल बनाएंगे कि हाँ ये डिस्क्राइब किया, इसके इतने पार्ट होते हैं, उसका यहाँ पे छोटे से पिक्चर बना देंगे ये। ठीक है, कि ये ऐसे होता है। तो ये बहुत अच्छे नोट मेकिंग स्किल्स होते हैं किसमें, दृश्य शिक्षार्थी में। तो ये हमने देखा कि ये कैसे शिक्षार्थी हैं जिनके छवि इमेजेस से जो देख के अपना सीखते हैं उसकी जानकारी देती है। ये उन छवियों के आधार पर जानकारी होती है जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है। ठीक है, जो उनके माइंड में उन्होंने इमेजेस बनाई है।
दृश्य शिक्षार्थी की सिटिंग स्थिति पहली पंक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड पर या किसी आरेख या चार्ट द्वारा वितरित सामग्रियाँ उनसे ये इमेजेस बनाते हैं, राइट। तो इनको नोट्स बनाने के लिए भी एक सर्वश्रेष्ठ काइंड ऑफ छात्र माना जाता है। फिर आते हैं हमारे काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो ये जो लर्नर्स होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स आर द बेस्ट वो लर्न्स बेटर थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज सच एज फीलिंग और बाय डूइंग। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज से सीखते हैं, चाहे खुद करके हो गया उसको फील करके जो किसी काम को करते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। दे लर्न्स मोर टू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, मल्टीमीडिया असाइनमेंट्स, स्किट्स, फिजिकल मूवमेंट्स बाय देयर बॉडीज। ठीक है, जो अगर ये काम किसी को खुद करते हैं ना तो ही ये उस काम को ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। दे रिस्पॉन्ड मोर टू ऑब्जेक्ट लेसन्स और दे कैन टच दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये उन लेसन्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको अच्छे से ग्रेस्प करते हैं जिनको ये छू सकते हैं, राइट। सो काइनेस्थेटिक लर्नर क्या हो गया, जो शारीरिक गतिविधियों को या महसूस करने के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, उनको हम बोल देते हैं काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी। फिर आ जाता है हमारा लॉजिकल लर्नर्स। इनको हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए कि हुआ तो कैसे हुआ, तो ये उन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। लर्नर्स लर्न मोर थ्रू नोइंग लॉजिक्स बिहाइंड एनीथिंग, कि किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक इनको पता होना चाहिए, तो तभी उसको अच्छे से लर्न करते हैं। इनके अंदर हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। दे आर जनरली गुड इन रीजनिंग व्हाट प्रॉब्लम इन एंड मैथमेटिक्स। दे पोसेस हाई मेंटल एबिलिटीज, राइट। तो इनमें हाई मेंटल एबिलिटीज़ होती है क्योंकि इनकी रीजनिंग स्किल्स, इनका मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा है। तो ये होते हैं हमारे तार्किक शिक्षार्थी, राइट। फिर आ जाती है डाइवर्सिटी इन प्ले। गेम में कैसे डाइवर्सिटी आई है अपने, एवरीवन हैज़ देयर ओन प्ले स्टाइल। तो सबका जो है प्ले स्टाइल डिफरेंट होता है एंड एवरीवन प्रेफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। ठीक है, सबके डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं कि मेरा ये गेम अच्छा है, मुझे ये खेलना है या मुझे ये गेम खेलना है। सम प्रेफर आउटडोर गेम्स like do physical exercises, while other might like indoor games or want to play without any physical exercise or moving out from the room, right। तो ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं। इवन प्ले टाइमिंग्स एंड प्ले स्टाइल्स आर different individual, right। प्ले इज समथिंग विच इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स। तो हमारे कल्चर में कि कौन सा जो गेम हमने देखा है कि हमारे सीनियर्स खेल रहे हैं स्कूल में, तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस गेम की साइड में, तो वो एक इन्फ्लुएंस हो जाती है हमारे कल्चर की भी, हमारे कल्चर एलिमेंट्स की भी हमारे गेम पे, राइट। तो क्लिफ्टन ने एग्जामिन किया था रिलेशनशिप बिटवीन गेम्स, रिलीजन, मिथ्स एंड सेरेमनीज इन द नावचो कल्चर। और उन्होंने क्या नोटिस किया, देयर इज़ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्ले एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नावचो कल्चर। तो एक जो गेम और उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन जो है उन्होंने वहाँ पे देखा, राइट। तो गेम्स एंड यूज ऑफ टॉयज इन प्लेज आर इंटरकनेक्टेड विद रिलीजियस बिलीव्स। सो शी डिस्कस्ड दैट चीटिंग इन गेम इज़ नॉट नेगेटिव। उन्होंने पता कि जो चीटिंग करते हैं बच्चे गेम में वो नेगेटिव नहीं है, ये सिमिलर है। ये किसके सिमिलर उन्होंने बताया, द वे एज यूरो अमेरिकन प्रैंक ऑन अप्रैल फूल। ये ऐसा ही हो गया कि जो वो प्रैंक करते हैं हम एक दूसरे के साथ, उन्होंने चीटिंग को जो है उसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया, राइट। तो ये था हमारा खेल में विविधता। मतलब हर किसी खेलने की जो है अपनी शैली होती है, हर किसी की अलग अलग तरह की, और हर कोई जो है अलग अलग तरह के खेल पसंद करना है खेलना। ठीक है, किसी को आउटडोर गेम पसंद है, शारीरिक व्यायाम करना पसंद है, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिनको इंडोर गेम पसंद है, उनको नहीं चाहिए कि भाई उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े। तो ये होती है हमारी खेल में विविधता। ठीक है, और उन्होंने खेल के, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अलग अलग व्यक्तियों में खेलने का जो समय है और खेलने की शैली वो भी अलग होती है। कोई प्रेफर करता है कि वो अर्ली मॉर्निंग खेले, ठीक है, कोई प्रेफर करता है कि वो लेट इवनिंग में खेले, कोई, तो ये जो टाइमिंग्स है सबकी वो खेलने की वो भी अलग अलग होती है। तो ये आगे हमारी डाइवर्सिटी हमारी प्ले में जो होती है, राइट। तो खेल एक ऐसी चीज़ है जो सांस्कृतिक और उसके तत्वों से बहुत प्रभावित होती है। ठीक है, संस्कृति से प्रभावित होती है। संस्कृति इन द सेंस मतलब जब वो जो हम देखेंगे ना, हमारे पेरेंट्स ने कुछ बचपन से सिखाया होगा, तो उन खेलों हमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे संस्कृति में खेल, धर्म, मिथ और समारोह के बीच संबंधों की जांच की। जो एक क्लिफ थे उन्होंने ये इनके इंटर रिलेशन देखने का ट्राई किया, जो खेल, धर्म है, ये मिथ है, जो समारोह, इनके बीच में। तो उन्होंने क्या देखा कि जो खेल और नवाजो संस्कृति के अन्य पहलू, जो एक नवाजो संस्कृति थी जिसके बच्चों पे उन्होंने रिसर्च करी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि जो नवाजो संस्कृति थी उसके जो बहुत सारे पहलू थे उनका अंतर संबंध मिला खेल के साथ। ठीक है,
कि उनको उनसे क्या देखने को मिला कि जो गेम है, ठीक है, जो गेम है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है, हमारी संस्कृति से। अंडरस्टूड। और यहाँ पे क्या देखा गया कि खेल और खिलौनों में खिलौनों का उपयोग धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो जो खिलौना का उपयोग भी बहुत जगह होता है कि वो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा होता है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि जो खेल में हम देते हैं ना, बच्चे धोखा दे देते हैं, ठीक है, चीट कर जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये नकारात्मक नहीं है, इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मत नेगेटिवली हमें इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये ऐसा ही है जैसे अप्रैल फूल डे हम ये अमेरिकन्स बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसकी जो धोखा देना है गेम में उसको प्रैंक से कंपेयर किया। अंडरस्टूड। So play is also a way for young children where they practice the roles and skill they will need as adult and appropriate behavior. तो क्या आता वहाँ पे स्किल्स भी सीखते हैं वो जो बच्चे खेलते हैं, उनको स्किल्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती है, ठीक है, उनका टीम वर्क करना सीख जाते हैं, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक उनका बिल्ड होता है, ठीक है। तो यहीं पे फोर्टिस से उन्होंने 1976 में डिस्कस किया था दैट प्ले बाय चिल्ड्रन ऑफ talented people of North Africa and found that the people that play by children in their society tended to reflect the culture as a whole. कि जो कोई गेम होता है वो किसी हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिस भी कल्चर में है हम, तो वहाँ पे जो गेम्स होंगे वो उसके कल्चर को रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। सिंस फार्मिंग एंड हंटिंग आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन कल्चर, जो फार्मिंग और हंटिंग इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कल्चर के, देन वेयर बॉयज़ टेंड्स टू प्ले हंटिंग गेम, तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसा देखा गया कि जो बॉयज़ हैं वो हंटिंग गेम्स खेलते थे एंड प्रैक्टिस बो एंड स्किल नीड्स एज एन रिजल्ट, तो वो वहाँ पे बो की ही प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनको जब वो बड़े होंगे तो उनको नीड होगी, ठीक है। तो गेम में क्या दिखी, उनकी संस्कृति दिखी। He also noticed that some play behaviors were observed which could occur anywhere, ठीक है, और कुछ ऐसे behaviors हैं जो कहीं भी देखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी स्पेसिफिक कल्चर से ही देखे जाएंगे। अंडरस्टूड। तो खेल में क्या है, उचित व्यवहार करना हम सीख जाते हैं, कौशल आ जाता है हमें, जो हमें वयस्क जब हो जाते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब उनकी ज़रूरत होती है। अंडरस्टूड। तो यही उन्होंने देखा था फोर्टिस ने 1976 में, क्या देखा था कि बच्चों के खेल पे उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने क्या पाया कि जो खेल है समग्र रूप से संस्कृति का प्रतिबिंब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक टाइप से वो संस्कृति को, ठीक है। क्योंकि फ्रेमिंग और शिकार, ठीक है, फ्रेमिंग और शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है वहाँ का। तो जो वहाँ के लड़के थे वो शिकार के खेल खेलते थे, अंडरस्टूड, हंटिंग गेम्स खेलते थे, और एक वयस्क के रूप में आवश्यक धनुष और कौशल का अभ्यास करते, क्योंकि उनको फ्यूचर में क्या करना है, हंटिंग तो करनी है, तो वो उसका पहले से ही उनके वो स्किल्स है वो गेम के थ्रू बिल्ड हो जाते थे, राइट। और उन्होंने यह भी देखा कि कुछ खेल के व्यवहार देखेंगे जो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉमन भी ऐसे होते हैं व्यवहार जो हमें कहीं भी देखने को मिल सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर। फिर से फ्रेशर उन्होंने 1966 में डिस्क्राइब किया दैट हाउ टॉयज़ एंड प्लेइंग रिफ्लेक्ट्स द कल्चर, कि जो हमारे टॉयज़ होते हैं, ठीक है, या जो हमारी प्लेइंग होती है वो कैसे हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है इन विच चिल्ड्रन लिव, जिस भी कल्चर में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, नोटिस दैट समटाइम द प्ले थिंग्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो गेम की चीज़ें होती है, जो टॉयज़ होते हैं ना, तो उनकी ना कई बार देखा गया है कि उनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है। अंडरस्टूड। दैट दे मे ऑफन रिलेटेड टू द स्किल्स ऑफ द पीपल एंड विल रिफ्लेक्ट द कल्चर वेयर चिल्ड्रन लिव, ठीक है। जैसे मान लो हम रहते हैं कहीं रिवर के पास, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे जो बोट्स वगैरह है वो टॉयज़ ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर को ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो बोट से ही होता है, ठीक है, वो बोट के रिवर के पास रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर वहाँ पे थे एक फिगॉट और लीन पैच, उन्होंने 1989 में फाउंड किया दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स कुड करेक्टली परफॉर्म लेबलिंग टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम 28 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है। तो वो एक लेबलिंग वाले टास्क होते हैं ना, ऐसा समझते हैं कि गर्ल्स ऐसा करती है, बॉयज़ ऐसा करती है, तो वो 28 मंथ्स ऑफ द एज से वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आए हॉनिंग ने 1983 में नोटिस किया दैट जेंडर आइडेंटिटी इज़ अचीव्ड बिफोर 3 ईयर्स ऑफ एज, कि जो 3 साल के होते हैं ना उससे पहले हमारी एक जेंडर आइडेंटिटी अचीव हो रखी होती है हमारे अंदर। इवन दो बिटवीन 80 मंथ्स एंड 2 ईयर्स कैन लेबल अदर चिल्ड्रन करेक्टली बाय सेक्स,
ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम जब 18 मंथ्स के होते, 2 साल के, तो हम लेबल कर देते हैं दूसरे बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। ठीक है। तो ये था फ्रेजर ने 1966 में वर्णन किया था कि जो खेल हैं, और खेल वो एक संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है। जहाँ पे रहेंगे, जैसे पानी के पास रहते हैं तो खेल के खिलौने वहाँ पे कैसे मिलेंगे, नावों के। ठीक है। अक्सर लोग कौशल से संबंधित, कौशल के संबंधित है, क्योंकि वो नाव चलाते हैं। ठीक है। तो उनका खिलौने भी ऐसे है कि जैसे बच्चे बोलेंगे कि मेरे पापा नाव चलाते हैं, मैं भी बड़ा होकर नाव चलाऊंगा, तो उस टॉय की हेल्प से, राइट, वो टॉय तो था, ठीक है, जो नाव थी, उसकी हेल्प से क्या, उसके कौशल, उसकी स्किल्स बिल्ड होंगे, जो उसको आगे फ्यूचर में नीड पड़ेगी। फिर 1989 में जो थे फगॉट और लाइनबैक, उन्होंने भी पाया कि जो लड़के और लड़कियां हैं, 28 महीने के होते हैं, तब तक वो जो अपनी उम्र की लेबलिंग कार्य है वो ढंग से कर सकते हैं, कि जैसे ये काम गर्ल्स करती हैं, ये काम बॉयज़ कर सकते हैं, ऐसे वो कर सकती हैं। अंडरस्टूड। फिर 1983 में हॉर्निंग ने देखा कि जो लिंग की पहचान है वो 3 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। ठीक है। हम समझ जाते हैं कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, राइट। हालांकि 18 महीने से 2 साल के बीच अन्य बच्चे लिंग के आधार पर सही ढंग से एक लेबल लगा सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर आ जाता है हमारा एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ठीक है। जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, राइट। तो एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग नीड्स। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने एक तरीके से पढ़ाया और सबको इक्वली समझ में आ गया। ठीक है। तो उनकी जो नीड्स हैं वो सब डिफरेंट होती हैं बेस्ड ऑन देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो बेस किस पे डिपेंड करता है कि उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है। उनका मनोवैज्ञानिक विकास किस पर कैसे हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी जो सीखने की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। नो हाउ स्टूडेंट्स फील अबाउट द कल्चर एनवायरनमेंट। तो ये एक टीचर के लिए मस्ट है कि जब वो क्लास में एंटर करे तो उसको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है वो कैसा फील करते हैं अपने कल्चर एनवायरनमेंट के लिए, राइट। फर्स्टली वी हैव टू नो इफ चिल्ड्रंस आर कंफर्टेबल और नॉट इन द क्लासरूम। ठीक है। देखो, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तभी तो उनका ध्यान लर्निंग प्रोसेस में रहेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है तो भूल जाओ कि वो कुछ सीखने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल है क्लासरूम में, और अगर नहीं है वो, तो उसको उस एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाने का हमें ट्राई करना है। और इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट इज़ मेकिंग देम अनकम्फर्टेबल, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। टू नो अबाउट दिस वी कैन इन्वाइट दैम टू राइट अ नोट, और वी कैन आस्क देम डायरेक्टली अबाउट हाउ दे फील इन द क्लासरूम। ठीक है। और हम उसके लिए उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप एक नोट लिख दीजिए, या हम उनको बिल्कुल डायरेक्टली बोल सकते हैं, राइट, कि उनको क्लासरूम में कैसा फील होता है। ठीक है। तो ये एज अ टीचर हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि छात्र सांस्कृतिक माहौल के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या बच्चे कक्षा में सहज है या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं है। अंडरस्टूड। इसके बारे में जानने के लिए हमें उनके या तो नोट लिखने के लिए बोल देंगे कि आप एक नोट लिखिए, तो हमें उनकी थिंकिंग का पता चल जाएगा कि भाई वो है कंफर्टेबल, या हम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई आप क्लास में कंफर्टेबल हो या नहीं, राइट। फिर आ जाता है डिस्कशन ऑन डाइवर्सिटी इन मीटिंग्स। ठीक है। तो जब भी स्टाफ की मीटिंग्स होती है तो हम देखो क्लास में डाइवर्सिटी तो होगी, ठीक है, सबका अलग कल्चरल सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, सबका अलग होता है। तो एक डाइवर्सिटी वाली जो थिंग है वो हमें मीटिंग्स में डिस्कस करनी चाहिए। एज एन टीचर वी शुड बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। तो हमें पता होना चाहिए हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, एज वेल एज ऑफ क्लास, एंड इफ एनी चेंजेस टू बी मेड इन देन वी शुड फोकस द टॉपिक इन डिस्कशन ऑन आवर स्टाफ मीटिंग। तो हमें स्टाफ मीटिंग्स में उस टॉपिक को जो फोकस करना चाहिए, अगर हमें कहीं भी चेंज लेके आना है तो, राइट। then we should know that what activities shall be performed in that class to make a conductive environment। ठीक है। तो बच्चे को क्या चाहिए, एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर वहाँ पे कुछ रह रहा है, लैगिंग है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, तो हम वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा सकते हैं, विच लैंग्वेज वी शुड यूज़, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव है उन बच्चों के लिए, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन कराना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखा आपने जैसे बहुत देखा होगा आजकल प्राइवेट स्कूल्स में है कि इंग्लिश स्पीकिंग, वो इतना जोर देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे कि भाई बच्चे तो आ रहे हैं हिंदी बैकग्राउंड से ना, आप उनको इंग्लिश में बोले जाओ तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि वो तभी तो सीखेंगे जब उनको लैंग्वेज का पता होगा। अब उनको इंग्लिश का नहीं पता तो वो नहीं सीख पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। तो हमें
उनको हिंदी में सिखाना पड़ेगा। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, धीरे धीरे उनकी हैबिट बिल्ड होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल डायरेक्टली एक इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड। तो यही था, बैठकों में विविधता पर चर्चा होनी चाहिए। जब भी बैठक होती है, स्टाफ मीटिंग्स होती हैं, तो उनमें विविधता पर चर्चा होना चाहिए। राइट, हमें शिक्षक के रूप में क्लास का, स्कूल का माहौल पता होना चाहिए, कौन सी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, कौन सी भाषा का उपयोग हमें करना है, तो ये एज एन टीचर हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, टू अवॉइड ऑफेंडिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस वी शुड स्ट्राइव फॉर सम मेजर्स ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस। राइट, वे वी कैन अंडरस्टैंड द अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक्सेप्टेबल टू एनी कल्चर। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किसी बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। राइट, तो अज्ञानता से अपमानित होने से बचने के लिए हमें कुछ हद तक सांस्कृतिक क्षमता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो ऑफेंडिंग बिहेवियर है बच्चों का, ठीक है, आउट ऑफ इग्नोरेंस, तो उसको स्ट्राइव करने के लिए, हमें उसको मेजर करने के लिए कल्चरल कॉम्पिटेंस का पता होना चाहिए कि भाई उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। राइट, बियॉन्ड द प्रोफेशनल बुक एंड आर्टिकल्स वी शुड फोकस ऑन रीडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क ऑफ ऑथर्स बाय डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें ये नहीं है कि भाई बिल्कुल जाना है कि प्रोफेशनल बुक्स हैं, तो उनके अलावा भी हमें जो सांस्कृतिक है या वो जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लेखक ने लिखी है ना, जो काल्पनिक या गैर काल्पनिक, उनको पढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या आती है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है। राइट, फिर आ जाता है इंक्लूसिव करिकुलम, ये हमें बिल्ड करना चाहिए। राइट, सो generally a curriculum is the main part of an institution that reflects the perspectives and experiences of a pluralistic society। ठीक है, तो ये करिकुलम ही होता है एक मेन पार्ट किसी इंस्टीट्यूशन का, कि वो कैसा देते हैं बच्चे को। टू मेक एन creative and inclusive environment we should include text and readings that reflects new scholarships and research about previous groups and discussing the contributions made by various ethnic groups। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ऐसे कोई ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमें रिसर्च दिखाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनके योगदान पे हमें चर्चा करती रहनी चाहिए। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने, तो ताकि एक अच्छा इंक्लूसिव करिकुलम हम बिल्ड कर सकें। राइट, तो ये था समावेशी पाठ्यक्रम। तो हमें क्या है, ये एक मुख्य हिस्सा होता है किसी भी पाठ्यक्रम का, जो बहुलवादी समाज के दृष्टिकोण और अनुभवों को दर्शाता है। रचनात्मक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए हमें ऐसे पाठ और पाठ शामिल करने चाहिए जो क्या है, पिछले समूह के बारे में नई विविधता के शोध को दर्शाते हैं और विभिन्न जातीय समूहों के द्वारा योगदान पर चर्चा करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस एंड व्यू पॉइंट्स। ठीक है, विभिन्न विभिन्न जो दृष्टिकोण है, उनके क्या व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पर। जो द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन इज़ टू शो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर बिलीव्स। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशन का एक वही तो है गोल, कि हम बच्चे को बता सकें उसका बिलीव क्या है, उस वो अपने आप को कैसे इवेल्युएट कर सकता है। राइट, consider the point that helps students to appreciate the situations by one's premises, observation and interpretations influenced by social environment। कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है, कैसे वो अवलोकन करता है व्याख्याओं का, ठीक है, कैसे व्याख्या करता है, तो उसकी उसमें सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम सब दिखाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण क्या होते हैं। तो शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि विभिन्न दृष्टिकोण हम सिखा देते हैं बच्चों को, जो छात्रों को अपनी मान्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि जो उनके बिलीव्स हैं उनको वो एक इवेलुएट करते हैं कि क्या बिलीफ है, अच्छे हैं या नहीं है। उन बिंदुओं पर विचार करें जो छात्रों को सामाजिक परिवेश से प्रभावित किसी के परिसर, अवलोकन और व्याख्याओं द्वारा स्थितियों की सराहना करने में मदद करें। और जो ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो किसी सोशल एनवायरनमेंट से मिले, तो हमें उन पे भी जो है फोकस करना चाहिए। फिर जाता है पेडागोलॉजिकल मेथड्स। तो पेडागोलॉजिकल मेथड्स में क्या होता है, इनमें हमें ध्यान देना चाहिए दैट वी शुड इवेलुएट आवर पेडागोलॉजिकल मेथड्स। हमें अपने पेडागोलॉजिकल मेथड्स जो टीचिंग है उन के ऊपर ध्यान देना चाहिए फॉर टीचिंग इन अ डाइवर्स सेटिंग।
ठीक है, ताकि हम एक जो डाइवर्सिटी है उसमें अच्छे से टीचिंग कर सके। बिकॉज इन ए क्लास देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड अजम्पशन। सबके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, बच्चों के अजम्पशंस अलग अलग होते हैं, टीचर के लिए अलग अलग होते हैं, राइट। तो उनको डील करने के लिए, ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए टीचर को डायनामिक होना चाहिए। मतलब वो चेंज हो सकता है इजीली, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट उसको बस एक ही तरीके से आता है पढ़ाना, ठीक है। तो उसको डायनामिक होना चाहिए अपना कंटेंट डिलीवर करने के लिए एक इफ़ेक्टिव मैनर में, राइट। इफ़ेक्टिव मैनर में उसको कंटेंट डिलीवर करना है, डायनामिक उसको होना चाहिए। देखो शैक्षणिक तरीके हैं जो हमें, उनका मूल्यांकन हमें करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में छात्रों की विभिन्न श्रेणियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो उनको सीखने की शैली, शिक्षकों के बारे में धारणाएं अलग है, उनका लर्निंग प्रोसेस भी अलग है, उनकी टीचर को लेके धारणा भी अलग है। तो डिफरेंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, राइट। इसीलिए इन स्थितियों से निपटने के लिए एक शिक्षक को इतना गतिशील होना चाहिए कि वह विभिन्न दृष्टिकोण के साथ अपनी सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके, कि वो इन डिफरेंट सिचुएशन में भी इफ़ेक्टिवली अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है स्पीकिंग एटिकेट। ये तो मस्ट है, टीचर में, स्टूडेंट में, या एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ मस्ट क्वालिटी, राइट। स्पीकिंग एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स यूज बाय स्टूडेंट, ठीक है। और आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे, अगर छोटे ही बच्चे होते हैं, उन्होंने कहीं से सीखा होता है और वो अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर देते हैं, राइट। तो हमें ऐसे किसी भी वर्ड को जाने नहीं देना चाहिए, इग्नोरेंस, अननोटिस्ड नहीं जाने देना चाहिए, राइट। किसी भी डिसरिस्पेक्टिंग कमेंट को, और हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वाई द कमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव, कि वो कमेंट जो है ऑफेंसिव है तो वो क्यों है, ठीक है, ताकि बच्चों को डिफरेंस पता रहे। एक्सप्लेन दैम द डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स that are offensive like racist, sexist और any cultural discrimination, ठीक है। उन्हें जो भेदभाव की टिप्पणियाँ होती हैं ना, जैसे रेसिज्म हो गया, सेक्सिस्ट हो गया, कल्चरली किसी को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो उन सबको भी उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे नस्लवादी, लिंगवादी या सांस्कृतिक भेदभाव है, तो उनके बारे में हमें बच्चे को अच्छे से एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें इन्वॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स को रिसर्च एक्टिविटीज़ में। तो इससे क्या होगा, वी शुड अलाउ स्टूडेंट्स टू स्कॉलरी एक्टिविटीज़ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द फील्ड मेथडोलॉजी एंड प्रोसीजर्स। उनको प्रोसीजर्स पता लगेंगे, राइट। उनको कैसी उनमें कार्य प्रणाली यूज़ हुई, कैसी प्रक्रिया यूज़ हुई, ये सब उनको यहाँ से पता चलेगा, राइट। सो बाय रिसर्च एक्टिविटी दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड फील मोर एंगेज्ड इन दैट सब्जेक्ट विद मोर इंटरेस्ट। वो अगर उनको इन चीज़ों को पता चलेगा ना, तो वो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे, ठीक है। अनुसंधान गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ठीक है। विविधतापूर्ण गतिविधियों की हमें अनुमति देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि किसी विशेष आयामों को वो समझ सकेंगे, अधिक रुचि के साथ वो जुड़ाव महसूस करेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाता है। देन वी शुड encourage students to participate actively in all the co-curricular activities. This will help them for doing active discussion and alternative viewpoints. We should encourage students to listen and value different approaches to any goal. From here students will gain a feeling of healthy discussion and teamwork, ठीक है। तो उनको एक सक्रिय भागीदारी हमें देनी चाहिए। तो इसमें क्या है, एक्टिवली अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो एक्टिव डिस्कशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उनके व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे किस नज़रिए से ये चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस वो लगाएंगे, ठीक है। तो इन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए उनको कि सक्रिय रूप से उनको जो है भाग लेना चाहिए। डिफरेंट वैकल्पिक दृष्टिकोण वो अपना सकते हैं फिर यहाँ से, राइट। Different learning styles. To deal with different learning styles, we should appreciate the individuality of each student in a class, as everyone has some unique values, perspectives, and beliefs. Have an open conversation with students to help them to learn better, ठीक है। तो हमें ओपन कन्वर्सेशन रखनी चाहिए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अपने रखने चाहिए, ओपन कन्वर्सेशन रखनी चाहिए कि हम जान सके बच्चे को और उसका लर्निंग जो प्रोसेस है वो बेटर हो सके। Also, we should recognize our learning styles and culture assumptions because they will going to influence, ठीक है। तो वो हमें अपना लर्निंग स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, कल्चरल असम्पशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम उसको कैसे पढ़ाते हैं एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो कैसा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। Therefore, we should use
डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग नीड्स, ठीक है। तो विभिन्न सीखने की शैलियाँ हमें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। उनकी सांस्कृतिक धारणाओं को पहचानना चाहिए, ठीक है। सीखने की शैलियाँ कैसी हैं उनको पहचानना चाहिए, ठीक है। तो हम ये, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम कैसे उनको पढ़ाते हैं, कैसी प्रतिक्रिया हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी वॉज एक्सेप्टेड ग्लोबली एज इन कोलैबोरेटिव फोर्स वाइल एमर्जेस कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, ठीक है। जो डाइवर्सिटी है एक ग्लोबली एक्सेप्टेड है एज ए कोलैबोरेटिव फोर्स, ठीक है। तो विविधता को विश्व स्तर पर एक सहयोगी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, जबकि चेतना और मानवीय चिंताएं उभर कर सामने आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कंसर्न्स आई है कुछ, द डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी वेयर वी हैव एन मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये स्ट्रेंथ तो है क्योंकि हमारे पास एक मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव है सभी चीज़ों को लेकर, ये हमको ध्यान देना चाहिए। द डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, authenticity and experiences of individuals in society constitute the diversity। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यही जो मूल्य है, दृष्टिकोण है, ठीक है, जातियाँ हैं, इनके अकॉर्डिंग ही जो है विविधता का निर्माण होता है हमारी सोसाइटी में। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विच वी कॉल एज मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, जिसको हम मल्टीकल्चर बहु संस्कृतिवाद बोलते हैं। इट स्ट्राइव्स टू इंटीग्रेट द डिफरेंट एथनिक एंड डिफरेंट डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो ये डिफरेंट जो एथनिक है, परंपराएं हैं, या डिफरेंट डायमेंशंस पर्सपेक्टिव है, उनको दिखाते हैं फ्रॉम पास्ट एंड द ट्रेडिशनल करिकुलम, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल करिकुलम से आए। यह अतीत और पारंपरिक पाठ्यक्रम से विभिन्न जातीय और विभिन्न आयामी दृष्टिकोण को एकत्रित करने का प्रयास करता है, राइट। सो इंडिया क्या है, एक रिच कल्चरल कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर, दैट्स वाई इट्स नोन एज इंडिया इज़ नोन एज इंडोलॉजी, ठीक है। जो इंडिया का कल्चर है हम उसको क्या है, इंडोलॉजी बोलते हैं। एज इट इन्वॉल्व्स ऑल कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें जो है सारे कॉम्प्रिहेंसिव, सारे दृष्टिकोण आ जाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के, राइट। देन एजुकेशन इज अ बेस एरिया दैट फैसिलिटेट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। एक बेस तो हमारा एजुकेशन ही होगा, ठीक है, जिस के अकॉर्डिंग हमारी डाइवर्सिटी आती है। रिसर्चर्स हैव फाउंड मल्टी कल्चरल एटमॉस्फेयर बेस्ट फॉर ग्रोथ, ठीक है। मल्टी कल्चरल एटमॉस्फेयर को बेस्ट बताया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, राइट। हमें एक रिजर्व व्यू नहीं होता है हमारा कि ये चीज़ ऐसे ही होगी या हम इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं। हमारा व्यू अलग है, किसी और कल्चरल सोसाइटी का कुछ व्यू अलग है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमारी ज़्यादा मानी गई है। Dixon, Royal and Myers in 2004 stated that ethnic identity is the strongest predictor of overall wellness for culturally and linguistic diverse students, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एक जातीय पहचान है या सांस्कृतिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है जो, तो वो एक अच्छा है समग्र कल्याण के लिए, एक सबसे मजबूत वो बनाता है स्टूडेंट्स को, राइट। फिर यहाँ पे आए थे शार्क इन री इन 2004, उन्होंने बोला था दैट हायर लेवल ऑफ पॉजिटिव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आर कंसिस्टेंट विद स्टूडेंट्स पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन विद देयर ऑन एंड मेजॉरिटी ग्रुप्स कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि अगर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हमारी अच्छे से होगी तो एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बच्चे को मिलेगी उसके ग्रुप में, उसके कल्चर में। तो क्या बोला था कि सकारात्मक सामाजिक भावनात्मक विकास के उच्च स्तर एक छात्र की अपनी और जो एक बहुसंख्यक समूह की संस्कृति के साथ है वो सकारात्मक पहचान के अनुरूप होते हैं। फिर फिनी ने 1993 में बोला था दैट लो लेवल ऑफ आइडेंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वंस ग्रुप कैन रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग फीलिंग्स ऑफ मार्जिनलिटी, लो सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन। अगर हम ऐसा देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हमारे अंदर पैदा करता है, लो एस्टीम, डिप्रेशन, ठीक है, ऐसे फीलिंग्स हमें ये देता है। जो फिर ने कहा कि पहचान का निम्न स्तर जो किसी के अपने समूह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की विशेषता है कि हम अपने कल्चर के बारे में ऐसे नकारात्मक सोच रखते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, एक मनोवैज्ञानिक संकट हो सकता है हमें, जिसके हाशिए की भावनाएं, आत्मसम्मान कम हो जाएगा या अवसाद जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर आने लग जाएंगी।
So if you like our content, you can subscribe to our channel, because we will cover complete BS special education syllabus here, and soon we will start a series where we will cover each and every topic that will come in your special education teacher exam as well. So stay tuned. See you in the next video. Till then, namaskar.